नमस्कार जी, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक रिव्यू मांगा था कि क्या हम इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाया। उसी के बिहाफ पर मैं सेकंड सेशन में आप लोगों के सामने हूँ। और बहुत जल्दी हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि इन सभी सेशंस को ना लाइव करना शुरू कर देंगे, जिससे कि लगभग आध घंटे के सेशन में हम मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करें। दूसरा, मैं यहाँ टारगेट ये लेकर चलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा आपसे कि भाई साहब मैं 20 मिनट में आपको 500 क्वेश्चन करा रहा हूँ या मैं 20 मिनट में आपको 400 पॉइंट बता रहा हूँ। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा इन पॉइंट्स के माध्यम से कि ऐसे पॉइंट्स जो आपको याद करने में परेशान करते हैं उनको हम एक्सप्लेन कर पाए। समझ रहे हो ना? भाई नॉर्मल पॉइंट है, वो तो आप याद कर ही लोगे, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है, आपको हो या ना हो आपके ऊपर, है ना? तो ऐसे पॉइंट जिनको आप याद करने में परेशान होते या भूल जाते हो, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। और आगे से और थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उन सभी पॉइंट्स को बात क्या नाम है डिस्कस कर पाएं जो आपको परेशान कर रहे हैं, है ना? एक तो ना अभी मैं जयपुर से क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडियो से, नया स्टूडियो बना हुआ है। आंखों में ना अजीब सा हो रखा है वो, जैसे खुल ना रही हो, क्या हो रहा हो, होता है नहीं एक जलन सी, पेंट वेंट की जो होती है ना, आपने देखा होगा घरों में जब होता है। सबसे पहला है, खट्टे फलों का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है? दरअसल में यहाँ देश से मतलब नहीं है, यहाँ पर मैं ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर लिखने का मतलब था कि खट्टे फलों का उत्पादन जो होता है वो किस क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है और कहाँ होता है, किस क्षेत्र में होता है। देखो, खट्टे फलों के अगर मैं उत्पादन की आप लोगों से बात करूंगा तो खट्टे फलों का जो उत्पादन होता है वो होता है कहाँ, तो तब आपका आंसर होगा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में। कहाँ पर होता है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में होता है। यानी कि ये होता है सर भूमध्य सागरीय, ये होता है सर भूमध्य सागरीय जलवायु में। यहां पर सबसे ज्यादा खट्टे फलों का उत्पादन होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो मेरे प्यारे भाई, यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है टेरा रोसा। यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? टेरा रोसा। यहां पर टेरा रोसा मिट्टी पाई जाती है। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस नदी की अगर मैं बात करूंगा तो देखो, दो नदियां हैं। एक नदी का नाम है रूपिन और एक नदी का नाम है सुपिन। रूपिन और सुपिन दोनों नदियां आकर के जब मिलती हैं तो मिलने के बाद तब निर्माण होता है टोंस नदी का। कौन सी नदी का? टोंस नदी का निर्माण होता है। और फर्दर टोंस नदी जाकर के किसको ज्वाइन कर लेती है? यमुना नदी को ज्वाइन कर लेती है। किसको ज्वाइन कर लेती है? यमुना नदी को ज्वाइन कर लेती है। यानी कि टोंस नदी जो है ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी? टोंस नदी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो यमुना की सहायक नदियों में नाम आता है एक नदी का जिसका नाम है साहेबी। एक नदी आती है इसमें जिसका नाम है हिंडन। हिंडन नदी, साहेबी नदी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो फिर आता है चंबल नदी का नाम, फिर आता है दोस्तों बेतवा नदी का नाम, फिर आता है एक सिंध नदी का नाम, और फिर आता है दोस्तों चंबल, बेतवा, केन, सिंध। ये सभी की सभी जो हैं ये यमुना नदी की सहायक नदी हैं। और यमुना में सबसे ज्यादा प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे ज्यादा यमुना में प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार है ना, वो है क्या? साहेबी नदी। रिहंद बांध किस नदी पर बना है? देखो, ये एक नदी है, इस नदी का नाम है सोन। ठीक है ना? इस नदी का नाम क्या है? सोन। इसमें से एक नदी आकर के मिल रही है, इस नदी का नाम क्या है? रिहंद। और इन दोनों के संगम पर बना हुआ है रिहंद बांध। अब ये बांध कहां बना हुआ है? पहली बात तो ये है, ये बना हुआ है सर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। कहां पर बना हुआ है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में बना हुआ है। ओके, आगे अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इस बांध की क्या खास बात है? ये बांध जो है ना यूपी का सबसे बड़ा है। ये बांध कैसा है? यूपी का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध? रिहंद बांध। और इसी बांध के पास में एक झील बनाई गई है जिसका नाम है झील का गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। आगे बात समझ में? इस झील का नाम है। आगे अगर मैं बात करूंगा आपसे, महाद्वीपिता क्या है? कॉन्टिनेंटलिटी क्या है? ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कॉन्टिनेंटलिटी क्या है?
आपसे पूछा जाएगा इसमें महाद्वीपीयता क्या होती है। एक बात बताओ, जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है ना। समुद्र से जैसे जैसे दूर जाते हैं मेरे दोस्त, तो होगा क्या, वहां पर टेम्परेचर में एक बड़े लेवल पर वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि सब दिल्ली में और मुंबई में क्या डिफरेंस है, तो आप बताओगे सर मुंबई और गोवा तो मजेदार है एकदम, मन करता है सिलेक्शन के बाद घूमने जाए। मुंबई और गोवा की अगर हम बात करेंगे तो दोनों में डिफरेंस इस बात का वहां की क्लाइमेट में है कि जो मुंबई है, मुंबई में ऐसा है कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप एक एक वुलन टाइप की जो शर्ट होगी ना उसमें भी काम चला लोगे। और विंटर सीजन में और समर सीजन में तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के चांस नहीं है। मेरा जो बताने का मतलब है वो ये है कि तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, ज्यादातर समुद्र के जो क्षेत्र पास होते हैं वहां पर गर्मी और सर्दी में बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र से हम दूर जाते हैं तो गर्मी और सर्दी में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि फिर ऐसा होगा कि गर्मी अगर पड़ रही है तो भयंकर लेवल की पड़ेगी और सर्दी पड़ेगी तो भयंकर लेवल की सर्दी पड़ेगी। इस डिफरेंस को ही महाद्वीपीयता या कॉन्टिनेंटलिटी के नाम से जाना जाता है और ये एसएससी सीपीओ का स्टेटमेंट है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये है क्या, ये इसमें है डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीज, डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीज। इसमें होगा दोस्तों समुद्र से दूरी बढ़ने पर क्या होगा, क्लाइमेट जो होगा ना वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है या एक्सट्रीम एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब क्या है, इसको बोला जाता है प्रचंड प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। इसका मतलब यह होगा कि भैया जो सर्दी होगी, सर्दी कैसी होगी, ज्यादा होगी। और गर्मी की अगर हम बात करेंगे, गर्मी कैसी होगी, ये कौन सी पीछे रहने वाली है गुरु, ये भी ज्यादा हो जाएगी। भारत में पूर्वी जेट धारा का क्या प्रभाव है, अरे बहुत बड़ा प्रभाव है पूर्वी जेट धारा का, मजे ही मजे कह देते हैं जिसको। देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये है क्या, अरब सागर। देखो पूर्वी जेट धारा का नाम सुनना ध्यान से, ये है जी अरब सागर। हाँ, आज ब्लू है पानी पानी। और ये हो गया हिमालय। अब होता क्या है, उत्तर भारत का सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ता है, तो उत्तर भारत की जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो यहां पर कैसा प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हो गया। कैसा प्रेशर हो गया, लो प्रेशर, है ना। उत्तर भारत की हवाएं ऊपर उठती हैं, यहां लो प्रेशर हो गया। फिर इस स्थान से हवाएं इधर चलना शुरू करती हैं इसको भरने के लिए। आगे बात समझ में। अब बात ये आती है कि जो हवाएं ऊपर उठी इनका क्या होगा। जो हवाएं ऊपर उठी ये हवाएं क्या करती हैं, ठंडी होकर के और ये फर्दर जाकर के गिरती हैं कहाँ, इंडियन ओशियन के ऊपर। तो ये यहाँ के प्रेशर को बढ़ाने का काम करती हैं। इन्हीं को ईस्टर्लीज जेट के नाम से जाना जाता है। और ये जो विंड चल रही है इनको मॉनसून कहा जाता है। यानी कि आप सीधे तौर पर इस बात को कह सकते हो कि पूर्वी जेट धाराएं भारतीय मानसून को मजबूत करने का काम करती हैं, उसको तीव्र करने का काम करती हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि राजस्थान में जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ही ज्यादा जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो उतना ही ज्यादा प्रभावी होगी और उतनी ही ज्यादा हमारे भारत में वर्षा होगी। दूसरा, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है वैसे वैसे रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है ना, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। भाई आपसे अगर कोई ये पूछता है कि एक बात बताओ, माउंटेन्स पर रेनफॉल कम होती है ज्यादा होती है, आप बोलोगे भाई बहुत ज्यादा होती है। और फिर कोई क्रॉस क्वेश्चन ये पूछ ले कि तो अच्छा ये बताओ, लद्दाख में तो खूब माउंटेन है, वहां रेनफॉल कम होती है ज्यादा होती है, आप बोलोगे कम होती है। क्यों, क्योंकि समुद्र से बहुत ज्यादा दूरी पर है। समुद्र से ज्यादा दूरी होने की वजह से वहां तक जब हवाएं पहुंचती हैं तो उनके अंदर की जो ह्यूमिडिटी है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती है। एलिफेंटा पवनें कहां चलती हैं, एलिफेंटा पवनों की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये पवनें कहां चलती हैं, तो आपका आंसर होगा एलिफेंटा पवनें जो हैं ये चलती हैं सर हमारे केरल में। कहां चलती हैं, केरल के तटीय क्षेत्र में चलती हैं, केरल के तट के पास। दूसरा, और कौन सी विंड चलती है हमारे भारत में, हमारे भारत में लू विंड चलती है। ये कहां चलती है, ये चलती है नॉर्थ इंडिया में। एक और विंड चलती है हमारे भारत में, काल बैसाखी। ये विंड कहां चलती है गुरु, ये विंड चलती है कहां,
छोटा नागपुर झारखंड पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। एक विंड चलती है हमारे भारत में वोडोसिला। वोडोसिला विंड कहाँ चलती है? वोडोसिला विंड चलती है असम में। समझ रहे हैं ना, असम में चलती है। सुकुंडा घाटी कहां पर है और क्यों प्रसिद्ध है? सुकुंडा वैली के बारे में कह रहा है कि जो सुकुंडा घाटी है कहां पर स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है। सुकुंडा वैली की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो सुकुंडा वैली जो पड़ती है वो कहां पड़ती है? ये पड़ती है मेरे भाई उड़ीसा में पड़ती है। कहां पड़ती है ये? उड़ीसा में स्थित है सुकुंडा घाटी। और सुकुंडा घाटी की अगर मैं आपसे बात करूंगा, क्या खास बात है सर? यहां अगर हम बात करेंगे क्रोमियम के या क्रोमाइट के, तो क्रोमाइट का यहां पर रिजर्व देखने को मिलता है। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा बृहद भंडार देखने को मिलता है क्रोमाइट का। कहां? सुकुंडा घाटी में, सुकुंडा घाटी वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। आगे बात समझ में। बाकी अगर मैं बात करूंगा तो उड़ीसा का एक और क्षेत्र है, यहां पर कंधमाल हल्दी का प्रोडक्शन किया जाता है। और ये हल्दी जो है ना वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर फेमस है। क्यों? क्योंकि खाने के मसालों की बजाय इसका जो उपयोग किया जाता है वो आयुर्वेद में बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है लोकटक झील कहाँ स्थित है? बहुत पॉपुलर सी है, आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा कि लोकटक झील कहाँ पड़ती है। ये पड़ती है सर मणिपुर में, एक जगह है मोरंग जिला। इसी मोरंग जिले में है लोकटक झील। इस लोकटक झील की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिस वनस्पति को कहा जाता है फ्यूमडिस। क्या कहा जाता है इसे? फ्यूमडिस कहा जाता है। और ये पानी पर तैरते रहते हैं, जो फ्यूमडी होते हैं पानी पर, क्योंकि ये लगातार तैरते रहते हैं तो इसीलिए इनके ऊपर कुछ वनस्पतियां भी उग जाती हैं। तो यहां पर एक नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क का नाम है कीबुल लामजाओ। नेशनल पार्क का नाम क्या है? नेशनल पार्क का नाम है कीबुल लामजाओ। तो यहां जो नेशनल पार्क है ना कीबुल लामजाओ, इसे माना जाता है क्या? इसे माना जाता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इसे माना जाता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। यानी कि ये है दोस्तों वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। यानी कि ये है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलो। भारत में कितने भूकंप जोन हैं? दोस्तों अगर हम अपने भारत के भूकंप जोन की बात करेंगे तो हमारे भारत में क्या कंडीशन है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हमारे भारत में जो कंडीशन है अर्थक्वेक की वो क्या है, किस तरीके की है? देखो ध्यान से, पीडीएफ डलवा दे इसकी। चलो टेलीग्राम पे जीके भाई विवेक यादव के नाम से पीडीएफ चेक कर लेना, डलवा देंगे। दोस्तों जो हमारे ये उत्तर भारत वाला ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूंगा तो ये अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन माना जाता है, क्योंकि यहां पर हिमालय माउंटेन है। तो जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो हमारे भारत में दरारें पड़ गई, और जब दरारें पड़ गई अंदर नीचे की तरफ तो ये अर्थक्वेक सेंसिटिव हो जाएगा। अर्थक्वेक सेंसिटिव जब होगा तो यहां भूकंप ज्यादा आएंगे। तो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो यही कारण बना है यहां पर किसका? अर्थक्वेक ट्रीमर्स का कारण बना है। बात समझ में आ रही है? अब उत्तर भारत को तो माना जाता है हमारे भारत का एक अनस्टेबल लैंड पोर्शन माना जाता है, वहीं दक्षिण भारत को माना जाता है हमारे भारत का एक स्टेबल लैंड पोर्शन माना जाता है। तो अगर मैं आपसे बात करूंगा भूकंप जोन कितने हैं, देखो पहले थे हमारे यहां पर सेकंड जोन से लेकर के फिफ्थ जोन तक हमारे भारत में देखने को मिलते थे। लेकिन अब इसी हिमालयन क्षेत्र को जो ज्यादा सेंसिटिव है उसको रखा जा रहा है कौन से लेवल पर? सिक्स्थ जोन को रखा जा रहा है। और ये छठवां जोन जो है ये ऐड किया गया है कब? 2025 में ऐड किया गया है। और विशेषज्ञों ने इस बात पर चिंता जताई है कि आगे आने वाले टाइम में इस क्षेत्र में भयंकर तीव्रता के भूकंप देखने को मिलेंगे, जो एक कारण बन सकते हैं, एक बहुत बड़ी किसी डिजास्टर का कारण बन सकते हैं।
आगे अगर हम बात करेंगे तो धिनोधर पहाड़ी कहां पर स्थित है? धिनोधर पहाड़ियों की अगर हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे भाई ये स्थित हैं गुजरात में। कहां पर स्थित हैं? गुजरात में है। और गुजरात में ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में अगर हम देखेंगे तो वहां यहां पर ये एक ज्वालामुखी हुआ करता था। आगे बात समझ में? ये क्या है? एक ज्वालामुखी है, लेकिन अब फिलहाल में ये डेड हो चुका है। तो ये एक डेड वॉल्केनो रहा है गुजरात का। इसके अलावा गुजरात में और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? शत्रुंजय पहाड़ियां हैं गुजरात में, गिर पहाड़ियां हैं गुजरात में, मांडव हिल्स है, ठीक है ना, मांडव हिल्स वही वहां पर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 पॉइंट्स, और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कुछ और बेहतर प्रोवाइड कराया जा सके, है ना, बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कराया जा सके, जिससे कि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए और आप अपना बेहतर इससे बेहतर स्कोर जो है वो बढ़िया से खींच के कर पाओ। बाकी आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम की, तो उस स्टूडेंट के लिए हमारा एक बैच है, जो बैच है एसएससी प्रथम। और एसएससी जो प्रथम बैच है, इसकी फीस जो है वो है 999 रुपए। मजे की बात यह है कि हर सब्जेक्ट की 2 फैकल्टी यहां पर हैं। मैथमेटिक्स में राकेश सर और अभिनय सर हैं, इंग्लिश में अरुण सर और जयदीप सर हैं। बाकी दोस्तों आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए हमारा एक बहुत ही बेहतरीन बैच आया हुआ है एसएससी प्रथम के नाम से। और ये बैच हर महीने आता है, और इस बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, यानी बैच जो हमारा स्टार्ट हुआ है ये 11 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। अब आप इसमें पोस्टर में देखो ध्यान से, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स में 2 टीचर हैं, राकेश सर और अभिनय सर, ये कंप्लीट कराएंगे। इंग्लिश में जयदीप सर और गोपाल सर हैं, ये कंप्लीट कराएंगे। जबकि रीजनिंग में अरुण सर और पीयूष सर आप लोगों को बहुत अच्छे शिद्दत से पढ़ा रहे होंगे। जीएस में मैं और अभिषेक सर और हमारी टीम मिलकर के पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट कराएगी। और मजे की बात यह कि इस बैच की वैलिडिटी 2 साल है, और साथ ही साथ इस बैच के साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो क्यों ना उनसे पढ़ा जाए जो अब तक लाखों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुके हैं, और लाखों बच्चे जिनसे लगातार पढ़ रहे हैं। तो ये बैच आप हमारे एप्लीकेशन करियर बिल पर जाकर के आप एनरोल करा सकते हैं। मैं मुलाकात करूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, जिनकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और आगे के जो सेशन होंगे उसमें हम नंबर ऑफ पॉइंट्स को भी ऐड कर देंगे। रिव्यू जरूर देना वीडियो के लास्ट में, और दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना, है ना, थोड़ा सपोर्ट करना बनता है। आप सपोर्ट करोगे और अच्छा लगेगा, और मेहनत करेंगे, है ना। चलिए।